नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में दृश्य काव्य पढ़ रहे हैं और दृश्य काव्य में नाटक एवं एकांकी हमारे सिलेबस में है। नाटक हमें 2 पढ़ने हैं, हमें पता है, हमने बात की इस बारे में। हस्तिनापुर नंदकिशोर आचार्य द्वारा रचित नाटक और अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटक, ये 2 हमें पढ़ने हैं क्लास में। और तीसरी जो हमारी किताब है वो है एकांकी संग्रह। एकांकी संग्रह में 10 एकांकी है, उसमें से 5 एकांकियों की मूल संवेदना, उसके छोटे बड़े प्रश्नों का उत्तर हमने 5 अलग अलग सेपरेट वीडियोज में किया था। लेकिन संवेदना वाला या संदेश या निबंधात्मक प्रश्न, ये 20 नंबर के प्रश्न के अलावा एक बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ा उसमें से सवाल जवाब का हिस्सा बच जाता है गद्यांशों की व्याख्या का। वो हमने एक एकांकी का कर लिया। हमने, हमारी ये किताब है 10 एकांकी, इसमें से देखिए 1 तोले अफीम की कीमत, इसकी मूल संवेदना और छोटे बड़े प्रश्नों का उत्तर हमने पढ़ लिया। दूसरा साहब को जुकाम है, इस पर मैं सेपरेट वीडियो डाल चुकी हूँ। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का परिचय भी बता चुकी हूँ, जो कि 1 तोला अफीम की कीमत के राइटर हैं, एकांकीकार हैं। साहब को जुकाम है, एकांकी उपेंद्र नाथ अश्क ने लिखा है, इन पर भी मैं सेपरेट वीडियो डाल चुकी हूँ। तीसरा हमारा एकांकी है मकड़ी का जाला, सबसे पहले वीडियो ही मैंने आपके क्लास के लिए इन पर डाला था। चौथा दृश्य व्यक्ति की आत्महत्या, विपिन कुमार अग्रवाल, इस पर भी मैं डाल चुकी हूँ। और 5वां वीडियो मेरा था बहुत बड़ा सवाल मोहन राकेश पर। मैं ये सारा रिपीटेशन इसलिए कर रही हूँ ताकि अगर आपसे कुछ छूट गया हो तो आप उसको देख सकें। आप वहाँ पर जा कर के मेरे YouTube चैनल पर अपने सिलेबस से रिलेटेड एक एक वीडियो की छानबीन कर सकें, खंगाल सकें और पता कर सकें कि मैंने क्या कुछ करा दिया, क्या कुछ बाकी है। अब इस क्रम में हम लोग, मैं बता रही थी कि मूल संवेदना वाले प्रश्नों में 20 नंबर के प्रश्न कवर होते हैं, बहुत बड़ी बात है, लेकिन बच जाता है एक बहुत बड़ा हिस्सा गद्यांशों की व्याख्या का। तो वो हमने पहला चैप्टर किया है, मुझे 3 या 4 वीडियो उसके लिए सेपरेटली बनाने पड़े, भाग 1 भाग 2 करके। आज हम बात करेंगे साहब को जुकाम है, उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित एकांकी साहब को जुकाम है। आप आज के वीडियो के पहले मेरे उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा जिसमें साहब को जुकाम है कि मैंने मूल संवेदना पर प्रकाश डाला है, राइटर क्या कहना चाहते हैं, ये एकांकी का थीम क्या है, किस विषय पे लिखा है, ये ऑलरेडी मैं सब कुछ बता चुकी हूँ। आज मैं इतना ही बताऊंगी कि उपेंद्र नाथ अश्क हिंदी नाटक, एकांकी और रंगमंच के लिए एक अति महत्वपूर्ण नाम है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की तरह इन्होंने रंगमंचों का विकास किया और सामाजिक एकांकियों को लिखने में, समाज के रूढ़िग्रस्त समाज के ऊपर तंज कसने में, व्यंग्यात्मक प्रकाश डालने में इनके एकांकी खासा रोल अदा करते हैं। सूखी डाली, तौलिए, चरवाहे, नए मेहमान, जोंक इत्यादि एकांकी मैंने सिलेबस में ही अलग अलग टाइम पे पढ़ाया है इनका। पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, छठा बेटा, अंजो दीदी, कैद और उड़ान इत्यादि इनके नाटक हैं। ढहती दीवारें, गर्म राख इनके उपन्यासों के नाम हैं। इनका परिचय भी मैं पहले दे चुकी हूँ साहब को जुकाम है के क्रम में। आज हम इनका जो ये एकांकी है साहब को जुकाम है, इस पर हम बात करेंगे। उल्टा आ रहा है इसमें, लेकिन आपके पास किताब है तो आप समझ सकते हैं। अब इस किताब में साहब को जुकाम है में पात्र मैं बता देती हूँ। मोहन है जो कि लगभग एकांकीकार के खुद के राइटर, खुद के रूप में आया है। ब्रजबिहारी, शीतल कुमार, मेहरोत्रा, रंजन, विश्वनाथ, कौशल, सेक्रेटरी और श्रीदत्त। डॉक्टर धीरेन्द्र, इसमें धीरेन्द्र दत्त हैं, वो नाटक का सफल आयोजन के उपलक्ष्य में पार्टी रखते हैं अपने घर में, लेकिन मेज़बान ही गायब हो जाते हैं, सेक्रेटरी भी नहीं मिलता। मेहमान आते हैं, चाय नाश्ता कुछ कर लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ वेट कर रहे हैं और मोहन का इंतज़ार हो रहा था, मोहन को बुला लिया जाता है। हमने ये सब बातें की थी। अब मैं शुरू से बताऊंगी। देखिए, शुरू से इसलिए बताना पड़ेगा कि दृश्य काव्य से कनेक्शन होने के लिए हमें इसको देखना पड़ेगा, मंचीय व्यवस्था को, रंग निर्देशों को। और ये जो पर्दा उड़ते ही लिखा आता है,
ये पर्दा उठते ही ब्रैकेट में मोटे काले अक्षरों में जो गद्यांश होता है, इसकी व्याख्या नहीं आती कभी भी। ये हमारी सुविधा के लिए होता है, ये हमें समझाने के लिए होता है कि जब पर्दा उठा था तो क्या दृश्य हमारी आंखों के सामने सबसे पहले आया था। उसी में हमारे नाटक और एकांकी के जो तत्व हैं, ध्वनि व्यवस्था, रंग संकेत, अभिनय, प्रकाश व्यवस्था, इन सब की बात मैंने पढ़ाई थी तत्वों के संदर्भ में। तो पर्दा उठने पर सामने जो आयताकार सा कमरा दिखाई देता है वह वास्तव में नगर के रईस व्यापारी श्री धीरेन्द्र दत्त के बंगले का पूर्वी बरामदा है। सामने उनका दफ्तर और बाहर उनके सेक्रेटरी तथा औपचारिक रूप से मिलने आने वालों के लिए बैठक की व्यवस्था है। दाईं ओर दीवार में एक दरवाजा है जो बंगले के भीतर खुलता है। सामने दफ्तर के दरवाजे पर चिक पड़ी हुई है और किंचित दाईं ओर की दीवार में श्रीदत्त के नाम की सुंदर तख्ती लगी है। उनके नीचे एक खाली स्टूल पड़ा है जिस पर कदाचित चपरासी बैठता है। बाईं ओर दीवार नहीं है पर मोटे सरकंडों की चिकें छत से लटकी हुई हैं। इन चिकों पर गहरे नीले रंग का कपड़ा लगा है। चिकें खुली हो तो यह बरामदा कमरे का आभास दे सकता है। पर्दा उठते समय दर्शकों की तरफ चिक खुली है और दीवार की तरफ गोल करके छत से टंगी है जिससे बाहर जाने का मार्ग बन गया है। बरामदे के बीचों बीच दर्शकों की तरफ बेंच पर का कीमती सोफा सेट और बेंत की छोटी सी गोल मेज सजी है। मेज पर एक बड़ा सुंदर कड़ा हुआ मेजपोश बिछा है जिस पर एक एस्ट्रे रखी है। खुली चिक के पास दत्त साहब के सेक्रेटरी की मेज कुर्सी लगी है। कागज पत्रों के अतिरिक्त इस पर टेलीफोन भी पड़ा है। कुर्सी की पीठ चिक की तरफ है। मेज के आगे भी 2 कुर्सियां पड़ी है। सांझ के 5 साढ़े 5 का समय है। पर्दा उठने पर हम मोहन गुप्ता को बगल में फाइल दबाए दाएं से बाएं घूमते देखते हैं। क्षण भर को वह चिक के नीचे जा खड़ा होता है और ढूंढती सी निगाहें बाहर डालता है जहां लॉन में चाय पार्टी चल रही है और हल्का सा शोर बरामदे में आ रहा है। तभी टेलीफोन की घंटी बजती है। मोहन चोंगा नहीं उठाता पर जब घंटी बजती ही जाती है तो वह बड़ी अन्य मनस्कता से चोगा उठाता है। यह है हमारा एकांकी के प्रारंभ होने का दृश्य। जब एकांकी शुरू होगा तो एक आयताकार कमरा दिखाई देगा। वह असल में एक इस नगर के बड़े सेठ धीरेन्द्र दत्त के बंगले का बरामदा है और उनका दफ्तर है वहीं पर सामने। उनके सेक्रेटरी से मिलने आने जाने वालों को औपचारिक रूप से बैठने के लिए रूम की व्यवस्था है। बाहर स्टूल इस तरह रखा है जैसे इस पे चपरासी बैठता होगा। दीवार पे चिक नहीं है, दीवार पे चिक लगी है। दीवार नहीं है, बाईं तरफ चिक लगी। चिक क्या होती है? सरकंडे की पतली पतली बुनी हुई चटाइयाँ होती है जिनको दीवार पे पर्दे की जगह टांग दिया जाता है। आपने दुकानों के बाहर धूप में देखा होगा, उनको बिछा दिया जाता है और लकड़ी के बांस के सहारे या किसी के सहारे उनको लकड़ी या बांस के फट्टों के सहारे कैसे भी उनको रख दिया जाता है और शाम को रोल करके जरूरत न होने पर रोल करके टांग दिया जाता है। तो यही हाल यहाँ है। उनको अगर चिके खुली हो तो यह बरामदा कमरे का आवाज दे सकता है और अभी उनको रोल करके टांगा हुआ है तो बाहर जाने का रास्ता बन गया है। और दर्शकों के बीचों बीच बैठने के लिए वहाँ पर बरामदे के बीचों बीच दर्शकों की तरफ बेत की एक प्रकार की वैरायटी होती है। बेत आप जानते ही हैं, लकड़ी से मिलती जुलती, इसके मुड्ढे बनते हैं, कुर्सियाँ बनती है, टोकरियाँ बनती है। उसके बड़े कीमती सोफा सेट है और छोटी सी गोल मेज भी है बेत की। ये सारा कुछ चल रहा है। इतने में एक व्यक्ति जिसका नाम यहाँ पर मोहन कुमार बताया है, वो अपनी फाइल ऐसे दबाए और बढ़ा चला जा रहा है। वो देख रहा है कि चारों तरफ लॉन में पार्टी चल रही है और वो किसी को ढूंढ रहा, मिल नहीं रहा। अब वो दूसरे के घर में है और उसके सामने फोन बज जाए तो उसकी स्थिति क्या होगी? फोन उठाता है तो वो उसका घर नहीं है, किस अधिकार से उठाए? नहीं उठाता है तो फोन उठाने वाला दूसरा कोई भी नहीं है। तो जब फोन बजता है तो अन्य मनस्कता से यानी ठीक है देखता हूँ करके वो फोन उठाता है। जी 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 नहीं जी, पार्टी तो चल रही है जी, यहाँ कोई नहीं है। पिछले आध घंटे में 10 टेलीफोन आ चुके हैं। न दत्त साहब यहाँ हैं, न उनके सेक्रेटरी, न चपरासी। जी फरमाइए। मेरे जाने से पहले आ गए तो जरूर दे दूंगा। अरे आप हैं कपूर साहब, देखिए आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। आप दत्त साहब से कहिएगा कि मैं पार्टी में आया था पर आप लोगों में से कोई था नहीं, इसलिए मैं जल्दी चला गया। उल्टा वो आपसे माफिया मांगेंगे। जी नहीं, अरे नहीं नहीं, उनमें से तो कोई यहाँ दिखाई नहीं देता। दत्त साहब के सेक्रेटरी आए तो मैं कह दूंगा कि कपूर साहब आए थे, पर यहाँ कोई था नहीं इसलिए चले गए। आप नहीं चाहते कि मैं ऐसा कहूँ? ठीक है तो मैं आपका संदेशा दे दूंगा।
हाँ जी, मैं भी निमंत्रितों में से ही एक हूँ। मैं आपको जानता हूँ, आप मुझे नहीं जानते। नमस्कार। इस तरह से वो बात करता है। जहाँ जहाँ मैं हंसी हूँ वहाँ वहाँ मोहन हंसता है, जहाँ जहाँ मैं अटकती हूँ वहाँ वहाँ मोहन अटकता है। मोहन के सामने फोन आया है, फोन में से उसको पता चलता है कि ये कपूर साहब थे, और वो कह रहे हैं कि सुनिए, दत्त साहब से कहिएगा कि मैं पार्टी में आया था, वो मिले नहीं, इसलिए मैं चला गया। तो मोहन कहता है कि मैं भी आमंत्रितों में से हूँ, मेरे सामने आ गए तो मैं कह दूंगा, नहीं तो मैं उनके सेक्रेटरी को कह दूंगा। और वो कहता है कि नहीं नहीं, आप ऐसा मत कहिएगा कि उनको बुरा लगे। तो बोले ठीक है, मैं नहीं कहूँगा, मैं हल्का सा संदेश दे दूंगा। दरअसल मैं भी आमंत्रितों में से ही हूँ, लेकिन आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको जान गया जब आपने परिचय दिया। इस प्रकार से ये गद्यांश हमारे सामने है। इसकी व्याख्या करनी हो तो सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश पाठ्य पुस्तकों में संकलित नए एकांकीकार नहीं, रंगमंच के लिए महत्वपूर्ण एकांकीकार उपेंद्र नाथ अश्क के एकांकी साहब को जुकाम है से उद्धृत है। संदर्भ, मोहन सांदे कालीन टी पार्टी में गया है, जहां होस्ट के नहीं होने से उसको एक फ़ोन कॉल रिसीव करनी पड़ती है, और जो कुछ भी वो फ़ोन पे बात करता है उसी का इस गद्यांश में चित्रण हुआ है। व्याख्या में जो मैंने पढ़ाया, जो मैंने बोला, शब्दों को बदल देंगे, अर्थ वही रखेंगे। और विशेष गद्यांश में एक व्यक्ति बोलता है तो दूसरी तरफ से कैसे बोला जा रहा है, जो इधर से जवाब दिया जा रहा है, इसका चित्रण हुआ है। अनजानी जगह पर किसी का फ़ोन उठाने के बाद जो स्थिति बनती है, जो झेप बनती है, और जो समझबूझ के साथ जवाब देना पड़ता है, वो इस एकांकी में, इस गद्यांश में पता चलता है। भाषा इसकी चलती हुई है, भाषा में रवानगी है, ताजगी है, और अभिनयशीलता से परिपूर्ण है। शैली इसकी हास्य व्यंग पूर्ण है। इसके बाद दूसरा इसमें एक गद्यांश है, ब्रज बिहारी। नंबर घुमा, फोन ऐसा था, नंबर घुमा के बोल रहा है 4343। अरे भाई, क्या ये पांडे साहब का बंगला है? मेम साहब हैं? जाओ देख कर बताओ। हाँ तो कहना ब्रज बिहारी साहब ने फोन किया है, यहाँ चाय पर सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे कहो कि ब्रज बिहारी दत्त साहब के बंगले से बोल रहे हैं, लोग बाग चाय पर आ गए, वो कब आएंगी? हाँ हाँ, जाओ पता करो। उसी गद्यांश के जस्ट नीचे वाला गद्यांश ही है। ब्रज बिहारी नाम का व्यक्ति जो वहाँ आया हुआ है, अधिकार के साथ फोन घुमाता है, जो बंगले में जाएगा 4343 करके क्वेश्चन मार्क भी लगाता है, जिससे पता चलता है कि थोड़ा सा कंफर्म करना चाह रही है कि हाँ मैं इस नंबर से बात कर रहा हूँ ना। तो जो फ़ोन उठाता है वो शायद अटेंडेंट है, रिसेप्शनिस्ट है, बड़े लोगों के घर में फ़ोन मिलाया गया है, और वो पूछते हैं अरे भाई क्या ये पांडे साहब का बंगला है? मेम साहब हैं? वही मेम साहब जिनको इस पार्टी में धीरेन्द्र दत्त के साथ में होस्टेस होना था। जाओ और उनसे पूछो कि ब्रज बिहारी का फ़ोन है, यहाँ सब लोग आ गए। जब सबको बुलाया था चाय के लिए तो जिनको होना चाहिए वो तो है ही नहीं, उनको बोलो इंतज़ार कर रहे हैं, और मैं दत्त साहब के बंगले से बोल रहा हूँ, लोग आज आ गए हैं, वो कब आएंगे? देखिए, इसमें कोई भी बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या नहीं है। गद्यांश हमें दिया हुआ मिलेगा पेपर में, और हमें शब्द बदलने, अर्थ वही रखना है। जो बोल रहा है उस आदमी का नाम याद रखना पड़ेगा। ब्रज बिहारी लिखा नहीं आएगा। जो कौन बोल रहा था पहले, जैसे मोहन ने फोन उठाया था तो मोहन लिखा नहीं आएगा। याद रखना पड़ेगा कि दत्त साहब के बंगले पर चाय पान की व्यवस्था हो गई, सारे मेजबान आ गए, लेकिन होस्ट और होस्टेस कोई नहीं है। तो एक शुभ चिंतक फोन कर देता है कि कम से कम मैडम तो आ जाएं। यही इस गद्यांश का संदर्भ है, यही इस गद्यांश की व्याख्या में लिखना है। और विशेष में वही चीज़ें आएंगी कि प्रसंगानुकूल, पात्रानुकूल भाषा है। किसी और के बंगले से किसी और को चिरौरी करके बुलाना कैसा एहसास देता है, उसका इस गद्यांश में चित्रण हुआ है। भाषा पात्रानुकूल है, चलती हुई है, रवानगी भरी हुई है, समझ में आती है। और शैली यहाँ पर साधारण वर्णनात्मक है, वर्णनात्मक शैली है, व्यंजनात्मक नहीं बोलेंगे। इसके बाद इसमें ब्रज बिहारी पेज नंबर 50 पे कौन बताए, सभी दूसरी संस्थाओं के आदमी हैं। आर्ट सर्कल का तो कोई आदमी दिखाई ही नहीं देता। मिसेस पांडे, विपुला जी या दत्त साहब तो दूर रहे, वह मिसेस सचदेवा तक नहीं आई।
काम लेने के लिए कारें ले लेकर पहुंच गए और चाय ऐसी दिए जैसे नेगियों को नेगा चुकाया जाता है। आप क्या रंगशाला से संबंधित हैं? शीतल और ब्रज बिहारी की बात हो रही है, लोग एक एक करके अंदर आने लग गए हैं, चाय पानी की बात होने लग गई है, लोग बैठने लग गए। किसी के भी यहाँ आप जाइए, मेजबान से कम ही बात हो पाती है। जिसने पार्टी दी है वो इस एकांकी की तरह ना भी हो तो भी वो व्यवस्था देखने में इतना बिजी रहता है कि वो सबको अटेंड नहीं कर सकता। जो आए हैं वो आपस में अपने अपने परिचित ढूंढ करके उनसे बातचीत शुरू कर देते हैं। उसमें बहुत बात तो मेजबान की बुराइयों से ही बात शुरू होती है। खाना कैसा बनाया है, खुद को तो टाइम ही नहीं है, उसको बुलाया, उसको नहीं बुलाया। जिसके साथ हम रात दिन रहते हैं वो नहीं है तो उसी की बुराई उससे शुरू कर देते हैं जिसकी बुराई पहले रात दिन साथ रहने वालों के साथ की थी। यही फंडे, यही तरीके, तौर तरीके दुनिया के प्रचलित हैं। तो शीतल जब कहती है कि शहर में रंगमंच के उत्थान के बारे में मेरे अपने विचार और मैंने एक योजना बनाई है, शीतल कहता है, सॉरी, मैं इंतजार कर रहा था कि वे यहाँ आ जाए तो उनसे बातें हो, लेकिन यहाँ कोई उनके बारे में कुछ बताता ही नहीं। काफ़ी सारे लोग हैं जो रंगमंच की दुनिया से जुड़े हुए नाटक खेलते हैं या नाटक खिलवाते हैं, या तो डायरेक्टर हैं या एक्टर एक्ट्रेस हैं। तो वो जब बोलता है शीतल कि आया तो था कि लोग बाग आएंगे तो चर्चा पर ही चर्चा चलेगी, लेकिन यहाँ तो कोई उनके बारे में बताता भी नहीं है, दिख भी नहीं रहा। तब जो कुछ भी ब्रज बिहारी कहता है उसी का इस गद्यांश में चित्रण है, ये इसका संदर्भ होगा। ब्रज बिहारी कहता है कि कौन बताए, आर्ट सर्कल जिसके तरफ से पार्टी दी गई उसका तो कोई बंदा ही नहीं है कि उनसे कोई बात करे, उनकी तरफ से बोलने वाला भी नहीं है, सब तो दूसरी संस्थाओं के। मिसेज पांडे आ जाती, विपुला जी आ जाती, दत्त साहब आ जाते, इन तीनों की तो बात ही छोड़ दो। ये तीनों मेन इस पार्टी के कर्ता धर्ता आज के, लेकिन उनसे जो मिलती जुलती रहती है वो मिसेज सचदेवा तक नहीं आई। और फिर वो उल्हाने के स्वर में कहते हैं कि जब काम लेना हो तो ये लोग कार ले लेकर के दूर दूर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन आज जो चाय दी है वो ऐसे दी है जैसे नेगियों को नेगा चुकाया जाता है। ये लोक भाषा है, लोक रूढ़ियों में से ली गई है। जिस तरह से घर में ब्याह शादी में नान को नेग चुकाया जाता है, उसमें लोग उसको बहुत ज़्यादा कीमती सामान नहीं देना चाहते, उसको हेय दृष्टि से देखते हैं, एक प्रकार से उनका अपमान है। यहाँ पर वो कहते हैं कि नेगियों को जैसे चाय देते हैं, टरकाया जाता है बाजा बजाने वाले को, घोड़ी लाने वाले को, या ढोलक बजाने ढोलकियों को, जिनको छोटा समझते हैं अपने से, उस तरह से बड़े साहब बन के खुद ने तो पार्टी ऑर्गेनाइज कर दी और अपना आता पता नहीं है। ये एक प्रकार का व्यंग है, ये एक प्रकार का आक्षेप भी है। और भी भाषा विशेष में 4 पॉइंट लिखेंगे कि दो लोग तीसरे के घर में जाकर जिस तरह से बातें करते हैं उसी का पता चलता है। यहाँ पर मनोभाव, मनोवृत्ति, लोगों के व्यवहार कुशल होने और लोगों के एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप लगाने के जो तौर तरीके हैं गद्यांश उनके बारे में भी बताता है। भाषा इसकी बिल्कुल साधारण है, आम बोलचाल की भाषा है, शैली व्यंग्यात्मक है। आज हम लोगों ने 3 गद्यांशों की व्याख्या की। हम अगले वीडियो में इसके बाद की व्याख्याएं करेंगे और इस प्रकार से 3 या 4 वीडियो में हमारा ये चैप्टर भी पूरा हो जाएगा। आप इस वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि बड़े प्रश्नों के उत्तर में, छोटे प्रश्नों के उत्तर में गद्यांश बहुत काम आते हैं। क्योंकि बड़े छोटे प्रश्नों का उत्तर हम करेंगे कहाँ से? हमारे सामने राइटर या एकांकीकार, नाटककार तो होता नहीं है। जो पाठ उन्होंने लिख दिया है उस पाठ में पात्र जो आपस में बात करते हैं, हमारा सारा काम उसी से चलेगा। तो ये गद्यांश सिर्फ व्याख्या के लिए जरूरी नहीं है। हमने जो मूल बिंदु निकाले हैं, जो उनका एकांकीकार का संदेश है, वो सारा इनकी आपसी बातचीत से ही सामने निकल के आएगा। इसलिए ये गद्यांश, ये व्याख्याएं हमारे लिए छोटी बात नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंस रखती है अगर हमें पाठ को अच्छे से समझना है और बड़े छोटे प्रश्नों का उत्तर करना है। तो आज इतना ही। दूसरे वीडियो में मैं आगे के गद्यांशों को लेकर के आपके सामने हाजिर होंगी। नमस्ते, तब तक आप देखते रहिए। हैव ए नाइस डे।